संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं मेघालय को रिप्रेजेंट कर सकूं और जिस विषय पर मैं हमेशा बात करना चाहती हूँ वो है जो हमारी व्यवस्था है, मातृवंशीय व्यवस्था। सर ने काफ़ी अच्छे से मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय व्यवस्था के बारे में मातृसत्तात्मक व्यवस्था के बारे में बात की, तो उसको मैं और थोड़ा क्लियर वे में बात करने की कोशिश करूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं मेघालय से आती हूँ, जिसको हम स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर एशिया का सबसे साफ सुथरा जगह है, जिसको हम मौलाना कहते हैं, और ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मौसमराम, मैं उस जगह से आती हूँ। खैर, जिस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ, मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहूँगी। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रकट करने के उपायों और बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा में मौलिक मानवाधिकार सुधारों तक व्यापक पहुंच के माध्यम से लैंगिक समानता हासिल करने की आवश्यकता के बारे में तेजी से बातचीत वगैरह हो रही है। और काफ़ी हर जगह कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति भिन्न है। और भारत में महिलाओं की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज स्वीकार्यता की कमी से शायद पीड़ित है। ऐसे में पूर्वोत्तर में जनजाति नीतियों और परंपराओं के उच्च प्रचार प्रसार के कारण आमतौर पर यह माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर है और उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातियों में मेघालय एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने खड़ी है, जहाँ की जनजाति खासी, गारो, जैंतिया, उसके अलावा उप जनजाति जो है खंड्रियम, उपनार, उभय, उवार, मराम, लिंगाम इत्यादि, ये सारी उप जनजातियाँ वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर हमारे भाई बहन लोग हैं। खैर, मैं कंक्लूजन ही बता देती हूँ कि हमारे जो समाज है ये मातृसत्तात्मक प्रणाली को नहीं बल्कि मातृवंशीय। मैं कहीं और जगह होती तो मैं पढ़ती फिर मैं बताती, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बोलती हूँ कि हमारा समाज मातृसत्तात्मक नहीं लेकिन मातृवंशीय है। इस प्रणाली को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि जो खासी समाज की महिलाओं को एक असामान्य गरिमा और महत्व की स्थिति का आनंद प्राप्त होता है मातृवंशीय व्यवस्था के माध्यम से। इस कुल में भी, जैसे कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें जहाँ पे मातृवंशीय व्यवस्था का पालन होता है, उसमें ताइवान के एनीस, चीन के मसवो, इंडोनेशिया और मिनाकाबू प्रचलित है। पूर्वोत्तर में भी, जैसे सर ने कहा कि, और पिछले सत्र में हम जान चुके हैं कि बहुत हद तक वैसे ही अलग अलग वे में हम उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मेघालय में भी हम इस मातृवंशीय व्यवस्था को फॉलो करते हैं और कह सकते हैं कि इस समाज में, या फिर सही बात है कि यहाँ पर कुल नाम जो है हम माँ को देते हैं। माँ के माध्यम से ही हमें वंश का पता चलता है और प्रथागत कानून के अनुसार परिवार की जो संपत्ति है वो प्रथागत कानून के अनुसार परिवार की जो संपत्ति है वो बेटियों को विरासत के तौर पर मिलती है। माँ बाप की जो अधिकांश संपत्ति है वो खड्डो, जिसको हम खड्डो कहते हैं, वो परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है, उसको दिया जाता है। संपत्ति दूसरी बेटियों को भी दिया जाता है, लेकिन क्योंकि सबसे छोटी बेटी जो है वो माँ बाप का और माँ बाप या फिर हम कह सकते हैं नाना का ख्याल रखते हैं उनके बुढ़ापे में, और इस वजह से उसको ज़्यादा हम जैसे मैंने कहा कि अधिकांश संपत्ति उसको दी जाती है। और
खड्डो के जो सभी परिवार वाले हैं वो जब शादी के बाद जो वो आते जाते हैं और अपना समझकर वो आते हैं और वो कहते हैं कि वो खड्डो के घर को हाउस ऑफ वंस ओन मदर कहते हैं। खासी समाज के जो लोग हैं हम का योबे तिनराय को मूल पूर्वज, ऊ थावलंग को उनका पति और उस सुज्ञा को उनका भाई मानते हुए उनको अपना मूल पूर्वज मानते हैं। खासी में एक कहावत है, लोंग जातना का कंधे, अर्थात स्त्री से उत्पन्न होना। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस समाज में वंश की गणना में उनकी गिनती माँ से होती है और बेटी के बच्चे जो है वो अपना ही कुल नाम अपने बच्चों को दे पाते हैं, बेटा ऐसा नहीं कर पाता है। खासी समाज जो है काफी अनोखा है और काफी इसको हम, जैसे मैंने कहा कि कुल नाम जो है हम अपने पिता का नहीं ले सकते हैं, बेटा जो है वो अपनी माँ का कुल नाम बच्चों को नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं खरसती हूँ, मैं अपना कुल नाम अपने बच्चों को दूंगी, जिस कुल नाम के जिनसे भी मेरा विवाह होगा वो मेरे बच्चों का नाम अपने कुल नाम से नहीं जोड़ सकते हैं या दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसे कुलनाम भी है जो एक दूसरे के हम एक दूसरे के कह सकते हैं रिलेटेड होते हैं या भाई बहन जैसे होते हैं। तो ऐसे जैसे खरसती मैं हूँ तो दूसरा जो कुलनाम है खरबानी, उससे उनका विवाह नहीं हो सकता है। जैसे नोंबरी है, नोंबरी एक कुलनाम है, एक सरनेम है, उसकी शादी जो है नोंबरी से तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसके अलावा शादा एक कुलनाम है उससे भी नहीं हो सकती है। हाँ, अब काफी इंटरेस्टिंग चीज जो सर भी शुरुआत में कह रहे थे कि मातृसत्ता, अगर हम मातृसत्ता शब्द सुनते हैं हिंदी में तो हमें लगता है कि माताओं की सत्ता होगी, ठीक है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि पितृसत्तात्मक जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं से आ जाता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा और उजागर करने की कोशिश करूंगी। तो हमारे पास है मैटरनल अंकल और हमारे फादर, पिताजी और मामा। तो हम कह सकते हैं कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो हमारे पिताजी है और जो हेड ऑफ द क्लैन है या कुल के जो लीडर है या हेड है उसको वो हमारे मामा होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि संपत्ति मैट्रिलिनियल या जो मातृवंशी प्रणाली है उसके अंतर्गत हम जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको संपत्ति मिलती है, लेकिन उस संपत्ति का जो डिसीजन है कि उसके साथ उसको मिलता तो है, उसके बेसिस पर जैसे घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, उसको बेटी को दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूँ, एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर उस पर्टिकुलर संपत्ति को बेचना हो तो वो ऐसे नहीं बेच सकती है, उसको अपने भाई का, जो मदर्स ब्रदर, अपने भाई की सहमति लेनी पड़ेगी, अपने कुल की सहमति लेनी पड़ेगी। तो कहा जा सकता है कि जो छोटी बेटी है वो सोल एयर नहीं है, केवल वो नहीं है पूरे प्रॉपर्टी की, क्योंकि उसको बेचने के लिए या उसके साथ जो भी हैंडल करना होता है वो मामा के डिसीजन से ही होता है। जैसे मैंने कहा ब्रेकअप ऑफ द वेल्थ कैसे होता है, वो एल्डर सिबलिंग्स को भी मिलता है, लेकिन जो सबसे छोटी है उसको ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करनी होती है। मैट्रिलिनियल सिस्टम जो है उसकी जो अलग अलग प्रैक्टिसेस है काफ़ी यूनिक है और जो खुद को खासी कंसिडर करता है वो ऐसे प्रैक्टिस को फॉलो करता है। जो चिल्ड्रन ऑफ डॉटर जो है या फिर बेटी के जो बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो अपनी माताओं का ही सरनेम लेते हैं मातृवंशीय सिस्टम के अंतर्गत। और
ये बात मैंने कर ली कि जैसे हम अपने कुल में तो शादी नहीं कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते हैं, साथ में ही हम अपने कुल के जिन्हें हम अपना मानते हैं, मतलब जिस कुल को हम अपना भाई और बहन और अपना मानते हैं, उससे भी हम विवाह नहीं कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं यादई कुर, यानी खारसाती और खारबानी जो है दोनों अलग अलग नहीं है, उसके पीछे अलग अलग हिस्ट्री है, जिसको मैं अगर सारे कुलनामों की हिस्ट्री बताऊंगी कि उनको कैसे रिलेटेड है तो काफ़ी समय चला जाएगा, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। और लेकिन आज के समय में वहाँ देखा गया है कि जैसे पहले सब जॉइंट फैमिली में रहते थे या फिर गांव की बात होती थी, तो वो लोग जानते थे कि ये जो यादई कुर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले मतलब अभी भी लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं इस चीज़ को नहीं बता पाते हैं या फिर वो अवेयर नहीं होते हैं। तो काफ़ी काम हो रहा है और इस पर लिखा भी गया है। फिर एक खास अगर हम पापा या फिर पिताजी के साइड से अगर हम बात करते हैं, तो हम उनके जो मेखा है या मदर ऑफ फादर के साइड से, जैसे हमारी सिस्टर्स ऑफ वन ओन मदर है या फिर सॉरी फादर है, जिसको हम खा कहते हैं या हिंदी में जिनको बुआ कहते हैं, उनके साइड से हम उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। और जो खासी है, एक कैन नॉट मैरी द कज़न फ्रॉम पैटर्नल साइड, जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि हमारे लिए भी एक रीज़न है जो हम पहले मैं बताती हूँ कि उनको हम पाराखा कहते हैं, चाचा's चिल्ड्रन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि जो फादर होता है वो ही गिव्स सीड टू द क्लैन, तो जिनके परिवार से या फिर उन्होंने अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब वो हमारे भाई बहन हैं और एक ही नाम ही या सौपेट से आते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे में है। और एक हम कह सकते हैं एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, बिसाइड त्राय यानी एवेडेड वाइफ, उसके अलावा अगर किसी भी पुरुष ने लीगली इलीगली या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बाहर उनका होता है, तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं दोनों वाइफ से जो बच्चे होते हैं उनको भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। फादर जो है या जो पिता है, ही कैन नॉट मैरी हिज सिस्टर इन लॉ, ठीक है, लेकिन ऐसा दिखाया गया है या फिर लिखा हुआ है कि अगर उसकी बहन है और उसका जो रिलेशन है उसके बच्चों के साथ और उसकी डेथ हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये मेंशन है, मैंने देखा नहीं है, कहीं कहीं किसी जगह में ये मेंशन है। अब आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है काफ़ी, लिव इन जो सिस्टम है, लिव इन सिस्टम जो है वो हमारे गांव, हमारे कुल और फैमिली से एक्सेप्टेबल है, एनकरेज नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैसे? ऐसा नहीं है कि घर से भागकर हम एक साथ रहे, उस तरह का नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर स्थिति नहीं कहेंगे कि अगर जो दो, हाँ, उससे पहले हमारे समाज में कभी भी अरेंज मैरिज नहीं होता है, हमेशा लव मैरिज होता है, कभी भी अरेंज मैरिज नहीं होता है। और आप फिर आप पूछेंगे कि अच्छा अरेंज मैरिज नहीं होता है, लव मैरिज ही होता है, तो थोड़ा मुझे लगता है जो पीछे हमारे दोस्त बैठे हुए काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी खुश है। हाँ, तो उससे क्या होता है, लिव इन की स्थिति पैदा हो जाती है और शादी से पहले या विदाउट मैरिज, विद रिकॉग्निशन विदाउट एनकरेजमेंट इनको दिया जाता है एक साथ रहने का। फिर शादी के बाद उनकी मतलब एक साथ रहने के बाद उनकी शादी होती है। फिर
वेरी इंपॉर्टेंट मैटरनल अंकल या मामा की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो फादर की भी जिम्मेदारी निभाते हैं और अंकल की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम कह सकते हैं कि फादर के तौर पर वो अगर हम मैरिज की बात करें या कंसेंट की बात करें आजकल के समय में, जहाँ पर कहा जाता है कि कुल का जो डिसीजन होता है वो मामा लेते हैं, लेकिन शादियों में या फिर किसी अगर हमें कोई कंसेंट लेना हो किसी शादी में, तो पिताजी का भी उतना ही रोल रहता है। लेकिन वही है जो मैंने कहा पहले कि कुल नाम जो है, हम उस पर्टिकुलर कुल से शादी नहीं कर सकते हैं। कितना रिलेशन, जितना दूर रिलेशन बना पाते हैं, मतलब हम देखते हैं कि रिलेटेड है एक दूसरे से, तो हमारे में वो शादी करना अलाउड नहीं होता है। और क्योंकि हमारे जो पिताजी होते हैं वो दूसरे कुल के होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है इन सब के बारे में, तो ये डिसीजन पावर जो है ये भी हमारे मामा, हमारे कुल का ही होता है। और मान लीजिए अगर दो लोग जो है वो प्रेम में पड़ जाते हैं एक दूसरे से, शादी वो फिर घर में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मामा या फिर घर में बताया जाता है, फादर तो ठीक है, बताया जाता है, तो चेक किया जाता है कि अच्छा लड़का इस स्कूल का है, लड़की इस स्कूल का है, तो कहीं किसी तरीके से पिताजी, मामा जी और माता या फिर दोनों कुल नामों से कोई उसका रिलेशन ना हो। तो अगर रिलेशन होता है तो उधर के उधर ही उस शादी को रद्द की जाती है, उसको अलाउड नहीं किया जाता है। लेकिन मामा जो है उसका रोल ये है, लेकिन जो पिताजी है वही कह सकते हैं ब्रेड विनर है। लेकिन अगर आप मेघालय जाते हैं, अगर आपको सड़कों मतलब दुकानों में महिलाएं जो है बैठी मिलेंगी, तो ये बहुत आम है मेघालय में। इस पर काफी लोग प्रश्न करते हैं, तो मैं इसका जवाब ये देती हूँ कि आप ये देखिए कि महिलाएं ही काम कर रही है, ये नहीं देखना है, महिलाएं भी काम कर रही है, आपको ये चीज देखनी चाहिए। हाँ, और इम्पोर्टेंस कुछ कहते हैं कि अच्छा माताओं का सत्ता है, विच इज रॉन्ग। तो जो पिताजी है उनका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारे पिताजी जो है घर आते हैं अपने काम से, मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं, मेरे पापा 8 बजे आते हैं, तो हमारे में ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे वहाँ ज़्यादा चावल खाते हैं, जो चावल का जो ऊपर का पोर्शन है, कोशिश की जाती है परिवारों में, प्रैक्टिसेस में होता है आजकल कि जो ऊपर का जो पोर्शन है चावल का वो पिताजी के लिए होना चाहिए और फिर दूसरे बच्चे खाते हैं। अगर वो लेट आते हैं, जैसे आजकल क्या होता है कि सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई बिजी वर्ल्ड है, तो क्या होता है कि वो जो पोर्शन है पिताजी के लिए अलग से रखा जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फैमिलीज में ये प्रैक्टिस होता है। जो जॉइंट फैमिली की अगर बात करें, या एक खड्डो है, उसकी शादी हो जाती है, जो सबसे छोटी बेटी होती है, अगर उस बेटी के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अगर वो अभी भी जीवित है तो वो भी उसके साथ रहते हैं। ये एक आप लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा साथ में रहते हैं तो फिर शादी के बाद क्या? तो जो हस्बैंड होता है वो भी शादी करके उसी घर में आ जाता है। तो हमारे में ये सिस्टम है कि शादी के बाद जो है लड़का जो है लड़की के घर आता है, लड़की लड़के के घर नहीं जाता है। ये छोटी बेटी के उसमें परंपरागत तौर पर हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल जब क्योंकि जॉइंट फैमिली का जमाना नहीं है, तो शादी करके फिर अलग से पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। मैं भी कभी कभी प्रश्न पूछती हूँ कि ठीक है, अगर मामा का रोल इतना है तो फिर पापा अगर
आजकल के समय में जहाँ पापा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो मामा का रोल कहाँ पर आता है? तो मामा का रोल अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। हो सकता है कि पिताजी का जो रोल है वो बढ़ जाता है शादियों में या फिर किसी फंक्शन में, लेकिन जहाँ कुल सेट की बात होती है तो हमेशा मामा के रोल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमने बताया हमें शादी करनी है, इस पर्टिकुलर जो भी हमारे प्रेमी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि लव मैरिज करते हैं, तो पापा को बता दिया जाता है। आजकल के समय में हमने पापा को बता दिया हमने इनसे शादी करनी है, तो पापा खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, वो पहले किनको बुलाएंगे? मामा को बुलाएंगे, उनसे कंसेंट और कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन आजकल जो महिलाओं की तो बात हो गई, लेकिन जो हमारे पुरुष हैं उनके बारे में वो अगर मान लीजिए इसमें अगर एक खासी महिला किसी नॉन खासी पुरुष से शादी करती है, इम्पोर्टेंट है, तो क्या होता है ऐसे में? जैसे हमने कहा हम मातृवंशीय व्यवस्था को ही फॉलो करते हैं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके लिए बाकायदा स्ट्रिक्ट शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब एक पुरुष किसी नॉन खासी महिला से शादी करता है, उसके लिए भी ये है कि एक कॉन्सेप्ट है तंगजात, एक कॉन्सेप्ट है तंगजात। इस तंगजात के अनुसार ये तंगजात जो रिचुअल है, ये कहता है कि आप जो गैर खासी महिला है उससे शादी करके अपने ही उसको खासी नहीं बना लेंगे, फिर उसको अपना कुल नाम दे देंगे। अब कुल नाम कैसे दे देंगे जब अलाउड ही नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये तंगजात क्या होता है, एक नए कुल नाम उससे बन जाता है। मतलब एक ये जो रिचुअल है उसमें इन रिटन या फिर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, जहां पर जो पुरुष है वो तंगजात के थ्रू क्या करते हैं, तंगजात के थ्रू एक नए सरनेम के साथ आते हैं और बनाते हैं, और वे उसी सरनेम से या तो पत्नी या और बच्चे जो है वही सरनेम अपनाते हैं। और एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि सिस्टम अलाउ मैन टू मैरी फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी, लेकिन सरनेम जो है वो हमेशा तंगजात फॉलो करके वो लोग करते हैं। विरासत के पारित होने के साथ जो नियंत्रण माँ के भाई के बहन के बेटे को मिल जाता है या मामा को मिल जाता है, अगर हम मातृवंशीय व्यवस्था में वापस आए तो कहा जा सकता है कि समाज जो है, मैं कंक्लूड करूंगी, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी पॉइंट्स मैंने बोल दिए हैं, कि खासी समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक ना होकर एक मातृवंशीय समाज है। परिवार के सदस्यों में निर्णय लेने का अधिकार पुरुष को प्राप्त होता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं का रोल एज समवन जो सजेस्ट करता हो ऐसा होता है। और सर ने जो कहा उसको मैं एक चीज़ मुझे याद है कि अगर महिलाओं का जो रोल है, जैसे सर ने कहा, कम दिखाई देता है, बट विद टाइम अगर हम काफ़ी पॉलिटिशियंस का नाम ले सकते हैं जो महिलाएं हैं और बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है। और दूसरी बात कि महिला जो है वो सलाहकार, मध्यस्थ और अनुशासनात्मक और ज़रूरत के समय एक सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाती आ रही है। और पुरुषों की बहन के बच्चों पर उनका नियंत्रण जो है वो इस समाज में आम है। वे कुल के कल्याण और अखंडता की रक्षा करते आए हैं। माँ अगर बाहर किसी किसी कार्यालय में काम करती हो या अन्य कोई काम, वही बच्चों का पालन पोषण भी करती है। और मामा और पिता परिवार के रक्षक तो है, साथ ही वे सलाहकार और निर्णयकर्ता भी है।
और जी, तो इसको मैं यही कह के कंक्लूड करने से पहले बोलना चाहूँगी कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि बहुत एक अच्छी चीज़ है हमारे समाज की, जब शादी होती है उसमें कोई डाउरी नहीं होता है, नो दहेज एट ऑल, दे डोंट एक्सेप्ट दहेज, और दहेज दिया भी नहीं जाता है। तो जो हमारा समाज है मातृवंशीय है, मातृ सत्तात्मक नहीं है। जो डिसीजन पावर होता है, निर्णय लेने का जो पावर होता है वो मामा के पास होता है। विद टाइम पिताजी का भी उतना ही रोल है, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया खाना वाला जो चावल है वो वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि खासी सोसाइटी अलॉन्ग विथ हम कह सकते हैं गारो और जैंतिया, वेराइटी हो सकता है लेकिन वी फॉलो द सेम थिंग। तो आवर सोसाइटी इज अ बैलेंस सोसाइटी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ साथी और सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा खुबलई। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण संस्थान के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, और आज मैं खासी जीवन दर्शन एवं समाज के बारे में बात अपनी रखूँगी। आपने मातृवंशीय के बारे में सुना और आपके मन में बहुत सारी अभी क्वेश्चंस होंगे, तो उनका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। अभी हम जीवन दर्शन पर आते हैं। तो मेघालय में मुख्य रूप से तीन ही जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें आती हैं खासी, जैंतिया और गारो। और खासी और जैंतिया में बहुत अधिक जो है समानता पाई जाती है। और खासी और जैंतिया जनजाति की उत्पत्ति से संबंधित जो है कई सारे विचार हमें मिलते हैं, जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जनजाति जो है पूर्वी एशिया के मंगोल जनजाति से आते हैं। कुछ इस जनजाति को मेसोपोटामिया से आए मानते हैं, कुछ इसको कंबोडिया या इज़राइल से आए मानते हैं। और डॉक्टर O.L. स्नाइतांग जो एक खासी विद्वान है, वो कहते हैं कि खासी जनजाति जिस प्रकार अपने जीवन के घटनाओं के आधार पर जगह जगह मौबन्ना अथवा विशालकाय पत्थर, जिसे अंग्रेजी में हम मोनोलिथ कहते हैं, गढ़ते थे, इस प्रकार का रिवाज मध्य पूर्वी देशों में भी पाया जाता है। वहाँ की स्त्रियों की वेशभूषा और वहाँ की भाषा भी लगभग जो है उनमें समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर H. लिंगडो के अनुसार खासी जनजाति जो है असम के नौगांव या लुमडिंग या हाफलोंग से कुपली नदी को पार कर इस क्षेत्र में आई थी। और डॉक्टर हामिद बरे, ये सारे जो है हमारे खासी साहित्यकार हैं, वो ये कहते हैं कि खासी जनजाति खासी जैंतिया जो जनजाति है वो पहाड़ों में बसने से पहले प्रवास के दौरान उत्तरी कछार पहाड़ों में रही, और यहाँ ये जनजाति जो है असम के मैदानों भागों में भी रही, और एक समूह कामाख्या तक जा बसी। कामाख्या नाम के संबंध में उनका ये मानना है कि ये खासी शब्द कामेखा से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है दादी। तो इस तरह से जो है कई तरह की मान्यताएं हैं। और खासी जनजाति में जो है लगभग 5000 से अधिक जो है कुल या क्लैन हमें मिलते हैं, और इसमें हमें एक क्लैन जो मिलता है वो है सिएम। अब सिएम का अर्थ होता है राजा, लेकिन ये राजवंशीय होते हुए भी अगर हम देखें तो इन राजवंशीय जो क्लैन है और दूसरे जो क्लैन है इनमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि इस जनजाति में ऊंच नीच की भावना बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और लेकिन एक चीज़ ये देखा गया है कि जितने भी राजवंश हमें मिलते हैं मेघालय में, उनकी उत्पत्ति जो है एक अमानवीय शक्ति से या एक देवीय शक्ति से जो है मानी गई है। जैसे जैंतिया हिल्स के जो सुतंगा के जो राजा हैं,
उनके संबंध में ये माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति जो है कालीदोखा से हुई है, जो कि एक मछली थी जो मनुष्य का रूप भी धारण करती थी। और शिलोंग के जो राजा हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति जो है कपासंतेव से हुई है, जो कि शिलोंग देवता की पुत्री थी। तो इस तरह से ये माना जाता है कि राजा वही बन सकता है जिसमें कोई विशेष गुण हो, जिसमें साधारण व्यक्ति जैसे नहीं बल्कि कोई असाधारण शक्ति हो, असाधारण गुण हो और प्रतिभा हो। अब हम खासी दर्शन के माध्यम से खासी समाज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी ईश्वर की अवधारणा। तो इस जनजाति में जो है एकेश्वरवाद की मान्यता है। ये माना जाता है कि एक ही ईश्वर है और जिसने इस संसार को बनाया है, इस संसार में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बनाया है। और यह माना जाता है कि यह ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखने वाला है। ये भी देखा गया है कि क्योंकि ये माना जाता है कि यह ईश्वर जो है दोनों लिंगों से परे है, इसलिए ईश्वर को उबलई या काबलई भी कहा जाता है। उ यहाँ जो है पुरुष सूचक शब्द है और का स्त्री सूचक शब्द है, यानी कि ईश्वर को दोनों रूप में जो है उसको संबोधित किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ईश्वर जो है सभी संख्याओं से परे है, इसलिए किबलई शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पर जो है बहुवचन शब्द है या बहुवचन सूचक शब्द है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि अब अगर हम ये कहें कि ये बहुवचन शब्द है कि, तो इसका मतलब बहुदेववाद है, लेकिन यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये माना जाता है कि ईश्वर जो है ये पूरे मनुष्य के जीवन को संचालित करता है और इसमें एक विशिष्ट गुण है, शक्तियां हैं, इसलिए जो है इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। ईश्वर को खासी में उबलई नोंबो नौथाव कहा जाता है। मैंने पहले आपको बताया कि उबलई भी कहा जाता है, काबलई भी कहा जाता है, यानी कि स्त्री भी, पुरुष भी है, स्त्री भी है, बहुवचन भी है, लेकिन एक ईश्वरवाद है, एक ही ईश्वर की मान्यता है। और इसी ईश्वर को जो है कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे उबलई नोंबो नौथाव। यहाँ नौथाव का अर्थ होता है निर्माता और नोंबो का अर्थ होता है योजना करने वाला। यानी यह मान्यता है कि ईश्वर ने पहले एक योजना बनाई, तब जाकर जो है ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया। यानी जो भी कुछ है इस संसार में सभी जो है योजना के अंतर्गत बनाई गई है। फिर ईश्वर को जो है उनोंग सई उनोंग पनलोंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर जो है जीवन देने वाला भी है और प्रजनन की क्रिया को बनाने वाला भी है। और मनुष्य को बनाने वाला होने के कारण जो है उसे ईश्वर को जो है उ नौथाव बन रहे उ नौबो बन रहे भी कहा जाता है, यानी कि मनुष्य को बनाने वाला। इसके अतिरिक्त जो है ईश्वर को उबलई नजरोंग नतबियन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह वह ईश्वर है जो स्वर्ग में भी राज करता है और संपूर्ण जगत में भी राज करता है। और यह देखा जाता है कि खासी पारंपरिक धर्म को मानने वाले लोग जब प्रार्थना करते हैं अपने घर के सुख शांति के लिए या अपने कुल या क्लैन की भलाई के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर को जो है एक स्त्री रूप में ही संबोधित करते हैं, जैसे कलई लोंगियंग कलई लोंगसेम, मतलब घर की देवी, और उसी तरह कलई लोंगकुर यानी कि कुल की देवी। उसी तरह हम देखते हैं कि ईश्वर को जो है उलई खरडोप उलई खराई भी कहा जाता है,
जिसका अर्थ होता है गांव की सुरक्षा करने वाला ईश्वर। और देश की सीमा के रक्षक के रूप में जो है उसे उलई मुलुक उलई डका भी कहा जाता है और उलई हिमा उलई सीमा भी कहा जाता है। यहाँ पर लई जो है ब्लई शब्द से बना है और ब्लई का अर्थ होता है ईश्वर। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि खासी जनजाति में जो है उबासा नाम के एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये माना जाता है कि जो उबासा है ये एक गांव का देवता है, गांव के देवता के रूप में उसे माना जाता है। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि ईश्वर के अनेक रूप है लेकिन ईश्वर एक ही है। तो ये जो बासा जो होता है ये गांव में जो आने वाली जो बीमारियां हैं या जो महामारी है उसको रोकने का काम करता है, ऐसा माना जाता है। और हाँ, ईश्वर को जो है क्योंकि आर्थिक स्थिति का आधार होने के कारण उसे जो है उलई लोंगस्पा उलई लोंगफेव भी कहा जाता है। स्पा मतलब होता है धन। और उलैलोम लेवा की भी अवधारणा है। ये लैलोम लेवा मतलब कि लोम मतलब होता है पर्वत और वा मतलब नदी, तो यानी कि पर्वत और नदी का देवता। खासी जनजाति में यह माना जाता है कि ईश्वर ने जो है जो पर्वत और नदी बनाए हैं उनका निर्माण किया है वो केवल इसलिए नहीं है कि इस संसार को केवल ऐसे ही बनाना है या सुंदर बनाना है, बल्कि उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि इससे जो है मनुष्य को जल मिले और वन का संरक्षण हो, वन्य जीव संबंधी जो संरक्षण की भावना है वो भी इसमें निहित है। मेरे ही गांव के पास में है एक पर्वत जिसका नाम है उसम्पेर। ये माना जाता है कि जो सम्पेर जो पर्वत है ये राइट साउथ सम्पेर यानी उस साउथ सम्पेर मतलब उस सम्पेर पर्वत के चारों तरफ जितने भी गांव हैं उसकी ये रक्षा करता है। उसी तरह लोम शिलोंग, जब आप लोगों में से बहुत सारे लोग शिलोंग गए होंगे, जैसे सर ने बात कही शिलोंग पीक आपने देखा होगा, तो जो उलोम शिलोंग जो है ये जितने भी शिलोंग इमशिप के अंतर्गत आता है, तो ये माना जाता है कि ये लोम शिलोंग जो है उसके ये रक्षक के रूप में काम करता है, या वह ईश्वर है जो उनकी रक्षा करता है। और हाँ, एक बात यह है, जैसे हम देखते हैं कि कई जातियों जनजातियों में यह देखा जाता है कि हम ऐसी शक्तियों की हम पूजा करते हैं जिससे हमें भय होता है, लेकिन खासी जनजाति में यह मान्यता है कि ईश्वर के भय से हम ईश्वर की पूजा नहीं करते, बल्कि क्योंकि वह सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और यह भी मान्यता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत तो उसको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके मृत्यु के बाद भी वह ईश्वर के पास ही रहता है। हमारे यहाँ एक वाक्य है जो मृतक के लिए प्रयोग किया जाता है, वह है बाम क्वाय हदवार उबले, मतलब ईश्वर के घर में पान खाना। यानी कि जो मृतक है अब वो इस संसार में नहीं है, अब वो आराम से वहाँ स्वर्ग में बैठकर पान खा रहा है। और खासी जनजाति में आप देखेंगे कि जो है पान का खाने का रिवाज है। तो अब हम आते हैं मनुष्य के बारे में। मनुष्य के बारे में ये कहा जाता है, या ये मान्यता है कि मनुष्य का जन्म ऐसे ही नहीं होता। हम सब यही मानते हैं कि हम किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही हम इस संसार में आते हैं। तो ये मान्यता है कि मनुष्य जो है किसी न किसी एक मुख्य उद्देश्य को लेकर आता है, और उसका यह कर्तव्य है कि जो उद्देश्य या जो उसे
जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करते हुए वह अपने जीवन में उसकी जो मुख्य भूमिका है वो उसको निभाए। और ये भी माना जाता है या ये भी कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ बनाया है, और वो क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो पवित्र भी है, इसलिए उसे पवित्र जीवन यापन करना चाहिए और उसे नेकी के रास्ते पर चलकर न्याय परायण होकर जीवन जो वो जीता है उसमें उसे पुण्य कमाना चाहिए। और खासी जनजाति में एक मान्यता है, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, थोड़ा सा जो लोक कथा है उससे मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगी। तो ये मान्यता है कि पाप वृत्ति के कारण, मतलब कि सांसारिकता में डूबने के कारण, हमारे अंदर जो पाप है उसके कारण जो है मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया है। और जैसे सर ने बताया कि वो जो स्वर्ण सेतु जो है ना, उससे मनुष्य ईश्वर से जुड़ा हुआ था, तो लेकिन पाप वृत्ति के कारण जो है वो ईश्वर से दूर हो गया। लेकिन हमारे जो ईश्वर है उसके मन में अभी भी मनुष्य के प्रति वही प्रेम बरकरार है, इसलिए ईश्वर जो है सदा मनुष्य की प्रार्थना को सुनता है। और ये इस जनजाति की एक बहुत बड़ी एक मान्यता है जो बिल्कुल सबसे अलग है, जिसके लिए इंग्लिश में भी कोई वर्ड नहीं है, हिंदी में भी शायद नहीं है। ये कहा जाता है कि मनुष्य को जो है ईश्वर ने कारण्येय नामक एक अद्भुत गुण प्रदान किया है। इसको हम कैसे कहें समझ में नहीं आता। मतलब ये एक जैसे आभा है जो हमारे चारों तरफ जो है उसके एक रक्षक के रूप में जो है हमारे हमेशा हमारे ऊपर ये आभा रहती है। और ये माना जाता है कि इस कार्यों के कारण जो है मनुष्य अपने जीवन में जो है सफल जीवन जी पाता है। और कई लेखकों ने इसके बारे में कहा है। एक H.O. माउरिन ने कहा है कि वस्तुतः ऋणेय ही मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाता है। जब मनुष्य में ऋणेय नहीं रह जाता है तो उसमें मनुष्य का स्तर समाप्त हो जाता है। मनुष्य में ऋणेय न होने पर उसका भाग्य भी उसके पास नहीं रहता, यानी उसका ऋणेय के रहने से उसकी आभा जो है मनुष्य के चारों तरफ होने से वो एक स्ट्रॉन्ग, एक भाग्यशाली जो है मनुष्य के रूप में अपना जीवन जीता है। लेकिन जब वो समाप्त हो जाता है तो फिर ये माना जाता है कि उसको जो है उसका जो मनुष्य के साथ जो उसका सामीप्य है वो खत्म हो जाता है और अमानवीय शक्ति जो है उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। तो और जब मनुष्य को पता चल जाता है कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो वो समझ जाता है कि मेरा जो ऋणेय है ना वो कमज़ोर हो गया है। इसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है फिर से उस ऋणेय को प्राप्त करने के लिए। और यह माना जाता है कि ईश्वर की जो मनुष्य के ऊपर जो विशेष कृपा दृष्टि है और इसके कारण जो है वो स्वर्ग में रहता था और धरती की सैर करता था ना। इसके बाद मैं फिर इसके बारे में फिर बताऊंगी। और ये माना जाता है खासी जनजाति में कि ईश्वर प्रदत्त 3 आज्ञाओं की बाध्यता में हमें बांधी गई है, और वो है कतिब्रियो तिब्लई, कतिबकुर तिबखा और कमाइया कहो। तिब्रियो तिब्लई का अर्थ होता है मानवता को और ईश्वरत्व को जानना। इसका मतलब क्या है कि आप ये समझें कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वह इस संसार में ऐसा ही नहीं आया है, यानी ईश्वर ने योजना बनाई है फिर तब जाकर जो है हम इस संसार में आए हैं। और मैं यहाँ पर एक इस पर जोर देना चाहूँगी कि
तिब्रयो पहले आता है, फिर तिब्लय। तिब्रयो मतलब मनुष्यता को जानना, फिर तिब्लय मतलब ईश्वर को जानना। यानी बिना मनुष्यता को जाने आप ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि मनुष्य से तो आप मिलते हैं, ईश्वर की तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और तिपकुर तिपखा, जैसे मेरे से पहले जो वक्ता थी उन्होंने मातृवंशी पर अपनी बात रखी, तो तिपकुर मतलब अपने जो क्लैन है, अपना जो वंश है, अपना जो कुल है उसको जानना, और तिपखा मतलब अपने ही पिता के कुल को जानना, यानी कि दोनों को समान महत्व देना। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी माँ का सरनेम लगाते हैं इसलिए हम केवल अपनी माँ की तरफ ही अपना पूरा ध्यान देंगे या उन्हीं को महत्व देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एक शब्द है मेइखा। मेइखा का अर्थ मैंने आपको बताया दादी ना, कमाख्या कमेइखा, तो दादी। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेइखा, मेई मतलब होता है माँ, खा मतलब जन्म देने वाली। यानी अगर मेइखा ना हो तो पिताजी कहाँ से होंगे, और पिताजी ना हो तो फिर हम कहाँ से होंगे। तो इस तरह से जो है दोनों का जो है समान महत्व रहना चाहिए, और मनुष्य को जो है दोनों कुलों का, यानी मातृकुल और पितृकुल दोनों को का समान महत्व जो है उसे देना चाहिए। और एक और शब्द है, क्योंकि 3 आज्ञाएं जो माने गए हैं, एक तीसरा है कमाइया कहो। कमाइया कहो का अर्थ है कि हमें जो है सच्चाई के रास्ते पर चलकर पुण्य कमाना चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा काम है। और खासी जनजाति में जो है वचनबद्धता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। एक ज़माना ऐसा था जब हम ज़मीन भी खरीदते थे तो हमारे पास कागजात नहीं होती थी, और मेरे ख्याल से अधिकांश जो आदिवासी लोग हैं है ना, वो वचन के पक्के होते हैं। अभी तो ये हो गया कि भाई सब कुछ जो है लिखित में होना चाहिए। पहले तो बस ये कहा दिया जाता था कि इस पत्थर से लेकर उस पेड़ तक जो है ये मेरी ज़मीन है ना, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, और वो मान लिया जाता था, पूरा गांव उसको स्वीकार कर लेता था। तो वो जो वचनबद्धता है वो आज भी गांवों में देखी जाती है। और खासी लोग जो है ये मानते हैं कि हमें अगर इस संसार में जीना है तो ईश्वर की कृपा की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, और सांसारिक समस्याओं का सामना करने के लिए भी हमें ईश्वर की आवश्यकता होती है। और क्योंकि ये संसार ही क्या है, क्षण भंगुर है, इसलिए हमेशा हमें सत्य पथ पर चलना चाहिए, और इसी से ही हम पुण्य कमा सकते हैं। अब मैं आना चाहूँगी ईश्वर एवं मनुष्य के संबंध की ओर। खासी जनजाति में एक कथा बहुत ही प्रचलित है, उलोम सोपेटबनेंग। उलोम सोपेटबनेंग का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताती हूँ। उलोम मतलब होता है पर्वत, सोपेट मतलब होता है नाभि, बनेंग मतलब होता है स्वर्ग। यानी एक ऐसी जगह जो, देखिए नाभि से क्या होता है, जब बच्चा जब माँ के कोख में होता है तो वो नाभि से माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य जो है ईश्वर से, उस उलूम सोपेटबनेंग से, उस नाभि से जुड़ा हुआ था। और जो कथा जो सर ने कहा कि जब हम आते हैं गुवाहाटी से शिलोंग जाते हैं तो उमियाम लेक के पास में जो है वो जगह है जहाँ से हम जा सकते हैं, और अभी भी वहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। और उलोम सोपेटबनेंग के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ उस पर्वत पर जो है एक जिंकिंग सेयर मतलब एक स्वर्ण सेतु था, जिससे मनुष्य धरती से स्वर्ग की यात्रा करता था। और 16 परिवार थे, जिसमें से 7 परिवार धरती पर आकर खेती बाड़ी करते थे और यहाँ रह के दिन में और फिर लौट जाते थे। तो ये कहा जाता है कि लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, सांसारिकता के माया जाल में ऐसे भी फंस जाता है कि
ईश्वर जो है उस स्वर्ण सेतु को तोड़ देता है, जिसके कारण 7 परिवार यही धरती पर रह गए। और खासी जनजाति आज ये मानती है कि ये इसी 7 परिवार से इस जनजाति का विकास हुआ है। और आज भी खासी जनजाति अपने स्वयं को ऊहन्योत्रप कहते हैं। ऊहन्योत्रप मतलब 7 झोपड़ियाँ या 7 परिवार। तो आज हम अपने आप को, आप देखेंगे अगर आप शिलोंग जाएंगे, आपको एक मुझे अभी याद है एक जगह जिसमें 7 लिखा हुआ है, 7 त्रप। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो 7 क्या है, लेकिन ये वही ऊहन्योत्रप है जिसमें आते हैं खनरियाम, उपनार, उभौय, उवार और माराम, लंगाम, दिको, ये उप जनजातियाँ आती हैं। सर मेला नहीं होता, वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या पूजा होती है, साल में एक बार लोग जाते हैं। और इसी आशा से कि जिस तरह ईश्वर की कृपा बनी रहती थी, वो कृपा हमेशा बनी रहे। और एक और लोक कथा है उदिंगयी। उदिंगयी जो है ये एक वृक्ष, ये माना जाता है कि एक वृक्ष था जो एक समय में ऐसा बढ़ गया था कि उसकी जो शाखाएं थी वो ऐसे बढ़ गई थी कि वो पूरा अंधकार छा गया चारों तरफ। तो वो अंधकार में जो स्थान था या पूरा जगत जो अंधकार में हो गया था, वो किसका प्रतीक था? मनुष्य के अंधकार में आध्यात्मिकता का। क्योंकि मनुष्य जो है बहुत जल्दी किसी को थैंक यू बोल देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं ना। ईश्वर के साथ भी हम यही करते हैं, जब काम होता है बहुत प्रार्थना करते हैं, काम सफल होता है ना, बहुत धन्यवाद देते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ईश्वर जो है शिक्षा देने के लिए, है ना, इस तरह के कई ये हैं, कुछ ना कुछ ईश्वर के द्वारा किया जाता है, ये बताने के लिए कि भाई तुम मनुष्य हो और तुम्हें जो है औकात में रहना चाहिए या मेरे अधीन रहना है। तो ये कहा जाता है कि ये जो अंधकार जब छा गया था, तो ये मनुष्य ने इसको काटने की कोशिश की। जितना बार वो काटता था वो फिर बढ़ जाता था। लेकिन जब वो समझ गया कि इसमें मेरी गलती है, और उसने उसके अंदर जो वो था, जो एक घमंड था, जो अहम था, वो जब खत्म हुआ, जब उसने एक पक्षी के साथ जो है समझौता किया, तब जाकर वो उस पेड़ को काटने में सफल हो गया और फिर से जो है प्रकाश आया। तो इससे मनुष्य को ये समझ में आया कि उसे हमेशा जो है ईश्वर का जो प्रेम और अनुग्रह या कृपा, उसकी आवश्यकता होती है। एक और लोक कथा है कक्रम नमत कक्रम मतांग। यहाँ पर ये बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों भाई बहन होते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य जो है खासी भाषा में फीमेल है, ठीक है, फेमिनिन है। तो सूर्य जो है अपने भाई के साथ एक नृत्य कार्यक्रम में जाती है, जहाँ उसको आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वो बहुत देर से पहुँचती है, पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका होता है। फिर भी वह अपने भाई के साथ वहाँ पर नृत्य करती है। तो वहाँ जितने भी जीव जंतु थे, और जीव जंतु के साथ साथ मनुष्य भी था, उन सब ने जो है एक ये दर्शाया कि भाई बहन का एक साथ नृत्य करना जो है अनैतिक जान पड़ता है। तो ये जो है, ये क्या दिखाता है? हमारे दिमाग में जो दुष्ट विचार आते हैं ना, उसको दर्शाता है कि हम कई बार जो है गलत ना होते हुए भी उसको गलत समझने लगते हैं। ऐसे में फिर सूर्य जो है बहुत नाराज हो जाती है और वो एक गुफा में जाकर छिप जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, आप समझ सकते हैं, अगर सूरज है ना 2 दिन सूरज न निकले तो हालत क्या होती है। और सूरज ही गायब है, तो सब परेशान हो गए। सब पूरी सभा बुलाई गई, मनुष्य के साथ साथ सारे जीव जंतुओं के। तो एक सब ने अपनी अपनी जो असमर्थता जताई। एक बाज ने जो है कोशिश की, लेकिन वहाँ जाके वो सूर्य का जो सौंदर्य है वो उससे इतना प्रभावित हो गया कि वो उससे जो है अलग तरह से
बिहेव करने लगा जो सूर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो और नाराज़ हो गई। तो फिर किसको भेजा गया? मुर्गे को भेजा गया। मुर्गा को जब भेजा गया तो मुर्गे ने इतने आदर के साथ जो है सूर्य को बुलाया, इतना आदर दिया, और उसके बाद से ये मुर्गा जो है सूर्य को संसार में लाने में सफल हो गया। और इस प्रकार से मनुष्य जो है अपने पाप और कमजोरी के कारण जो है कई बार ईश्वर से दूर हुआ, लेकिन ईश्वर का क्योंकि प्रेम जो है इतना अटूट है मनुष्य के लिए कि वह ज़्यादा देर तक जो है मनुष्य से दूर नहीं रह पाता, और इस प्रकार से फिर से किसी न किसी तरह से फिर से ईश्वर का जो ईश्वर की कृपा उस पर हुई। और मुर्गा जो है खासी जनजाति में मनुष्य के पापों का बोझ ढोने वाला के रूप में माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ में मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। और हाँ, एक और बात है कि ये जो परंपरागत धर्म को मानने वाले जो खासी लोग हैं, जब भी किसी कोई शुभ कार्य करने के लिए क्या करते हैं, ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की अनुमति मांगते हैं। लेकिन ईश्वर की अनुमति हम कैसे मांग सकते हैं? तो ये क्या करते हैं, जब पूजा अनुष्ठान करते हैं तो जब बलि चढ़ाई जाती है तो मुर्गे को जब काटा जाता है, मुर्गे के जो आंते जो होते हैं उनको देखते हैं, या फिर जो अंडा जो होता है वो किस तरह से खड़ा होता है, किस तरह से फूटता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उन सब को देख के वो ये पता लगाते हैं कि ईश्वर की क्या इच्छा है, यानी प्रतीकात्मक रूप से वो ईश्वर की इच्छा को जानते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि जो चिन्ह उन्होंने मांगा है और वो चिन्ह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। अब हम आते हैं प्रकृति और मनुष्य की ओर। अन्य जनजातियों के समान खासी जनजाति का भी जो है प्रकृति से विशेष संबंध रहा है। और जैसे मैंने आपको दिंगिये के बारे में बताया, जो वृक्ष जिसकी शाखा काफ़ी बढ़ गई थी, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है हमारे राज्य में एक बहुत अच्छी अवधारणा जो है उत्पन्न की है, और वो अभी तक बरकरार है। वो है लाओकंता, यानी कि पवित्र वन। आप में से कोई गया होगा? हाँ सर, आप गए होंगे लाओकंता, जिसमें उस जंगल में अगर आप जाएंगे, वहाँ से आप एक तिनका भी नहीं उठा सकते। और मैं अभी कुछ पिछले महीने ही मैं गई थी, वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं जब गई तो मैंने देखा, मुझे बताया गया कि इसमें ये पेड़ जो है, इसमें से ये तेल निकलता है जो करोड़ों में बिकता है, इसमें ये पेड़ है जो मतलब काफ़ी कई तरह की औषधियाँ हैं, कई बहुत ही महंगे महंगे पेड़ पौधे हैं, लेकिन आप वहाँ से एक तिनका भी नहीं ला सकते। और ये कहा जाता है कि एक बार 2 बार ऐसा हुआ है, किताबों में मिलता है कि कोई बाहर से कोई आया और उसने वहाँ से पेड़ काटे और लेकर गया, एक की तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई। जब उसने पूरे जितने भी उसने वहाँ से पेड़ लिए थे सारे वापस उस जंगल में जाके रख दिया, तब जाके उसकी गाड़ी ठीक हो गई। जबकि मैकेनिक ट्राई करते रहे कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। फिर एक और घटना ये भी घटी है, ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी का तो उसका तो पूरा सिर ही घूम गया था, पूरा गर्दन पूरी उसकी घूम गई थी। तो इस तरह की मान्यता है। और खासियत है मैम कि वो जंगल के सामने जो मैदान है, उस मैदान को जंगल नहीं पड़ता है। हाँ, वहाँ खेल का मैदान है, बिल्कुल बहुत बड़ा जंगल जो है बढ़ता ही नहीं है। हमको याद है पीछे की ओर बढ़ता है, लेकिन मैदान में नहीं जाके शिफ्ट कीजिए, ये बहुत खूबसूरत है। ये सच्चाई जी सर जी। वो जो जंगल जो है ना, जहाँ तक था पहले से अभी तक वही है। मतलब वो
बढ़ नहीं रहा आगे। पीछे क्यों एक्सटेंशन है? हाँ। आगे मैदान क्यों नहीं बढ़ता? हाँ, नहीं बढ़ता है। आश्चर्य है। हाँ, और वहाँ पर एक मोनोलिथ बना हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि पहले वहाँ एंटर करने से पहले आज्ञा मांगी जाती थी देवता से। हाँ, और गंदगी बिल्कुल नहीं कर सकते, आप थूकना भी मना है वहाँ, आप थूक भी नहीं सकते हैं, आप कुछ गिरा भी नहीं सकते, इतना साफ है वो, केवल जंगल ही जंगल है। तो अभी ये वो केवल लॉकनतांग वही है, वही नहीं है, और भी कई जगह हैं। इसी के कारण जो है प्रकृति बची हुई है, बहुत सारे पेड़ पौधे अभी हमारे यहाँ बचे हुए हैं। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ मोनोलिथ्स मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर के मोनोलिथ्स मिलते हैं। और आपके नार्तियांग नामक एक जगह है जहाँ पर जो है 8 मीटर ये वो मिलता है, एक पत्थर बहुत ऊंचा। उसको मतलब लाने में कितना समय लगता होगा, कितनी शक्ति लगती होगी। हाँ, पूरा। और इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो है 2 तरह के मिलते हैं हमें, मौनियाम और मौनाम। मौनियाम जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, या जो मृतक के शरीर को जलाया जाता था, तो सभी क्लैन के अपने अपने अलग अलग मौनियाम होते हैं, जिसमें थेप मौबा जिसको कहते हैं, जिसमें हड्डियों को रखा जाता है। हाँ सर, बस 2 मिनट। और मौनाम वो है जिसमें लोग केवल यात्रियों के लिए रखते थे कि कोई यात्री यहाँ से गुजरेगा, बैठ के खाना खाना चाहेगा, सुस्ताना चाहेगा, उसके लिए जो है मोनोलिथ्स बनाए जाते थे, जिसमें 3 पत्थर खड़े किए जाते, एक पत्थर लेटाया जाता है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, कुर्सी जैसा होता है। और मैं बस अब एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्कार है, देखिए संस्कार तो कई तरह के हैं, लेकिन सामाजिक संस्कार मैं ये इसलिए बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल यूनिक है। कि ये माना जाता है कि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी प्रतिभा हो, लेकिन आपके पास अगर ये संस्कार नहीं है, सामाजिक संस्कार नहीं है, तो सब बेकार है। जब हम बात करते हैं तो अगर कोई कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी बात होती है जो कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम एक शब्द, एक वाक्य जो है यूज़ करते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है समय की मांग है। फिर हम अपनी बात कहते हैं। और हम जब सामान देते हैं ना किसी को, तो कभी भी बाएं हाथ से नहीं देते हैं, हमेशा दाएं हाथ से देते हैं। और कभी फेंक के तो बिल्कुल नहीं देते। एक बार किसी ने मुझे ऐसे फेंक कर पेपर दिया, मैंने वो पेपर लिया, उनके हाथ में दिया और कहा आराम से दीजिए, मैं ऐसे नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब हम कोई बैठा हुआ होता है सामने, जब उनके सामने से हमको गुजरना होता है, तो हमेशा झुककर गुजरते हैं। ये हमारे संस्कार है, और जो हमें जो है बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि सबसे अलग बनाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Namaste, Johar, and good afternoon. Kublai. We in Jaintia, we say Chia Jarmu. I am going to present a paper, Cultural Diversity of the Region, that is of Meghalaya, because I come from Meghalaya. And one thing, my paper, which I have written in English, is very similar to Flimeka. Whatever she has said, and some portion which Dayafira has said, because they have done in Hindi, but I am doing in English, so it's very similar. So, but anyway, I would like you to pay attention if you want to ask questions afterwards. I'll just read because it will not take time. Meghalaya, fondly known as the abode of the clouds, lies in the extreme northeastern region of India with rich and vibrant cultural diversity found in every nook and corner of the region. Meghalaya obtained full-fledged statehood
on 21st January 1972, culminating after 18 years of tenacious struggle and became a landmark for non-violent struggle. Prior to its birth, Meghalaya fell within the jurisdiction of Assam government under the name of United Khasi and Jaintia Hills. The land of seven huts, having semi-independent status during British regime, later on joined the Indian Union in 1947-48 by signing the Accord of the Instrument of Accession, where the state is now functioning under the 6th schedule of the Constitution of India. This nostalgic hilly state abounds with adorable panoramic sylvan beauty of cascading milky white falls, sweet fragrance wild orchid with suitable climatic weather where culture still existed with vibrating sound of indigenous musical instruments. Culture doesn't mean only festivals and dances, music or rituals, but it also includes identity like dresses and language, mannerism, tradition, customary law, cultural heritage, marriages, indigenous games, so on and so forth. Coming to cultural heritage, Meghalaya is the homeland of three of India's ancient hill tribes, the Khasis, the Jaintias, and the Garus. Kikun Nyoskum consist only the tribal people known as Khanriam Upnar, Boy War Lingam, and Madam also has included the Diku and yeah. And with the exception of Garus, although they are also tribal and follow the matrilineal system, but there are slight differences in other aspects. Regarding Kikun Uhinyoktrab Nyoskum, it was believed that during the days of yore, there existed 16 families who lived in the celestial abode. They used to come down to earth regularly for farming and harvesting in their fields through the golden ladder Sopet Beneng, on the peak known as Sopet Beneng Peak. Later on, 7 families opted to stay put on earth due to weariness of ascending and descending nearly every day, while the remaining 9 families stayed back in their celestial abode and never came down again. Hence, it may be believed that the golden ladder got severed. Indigenous tribals undertake the pilgrimage to the top of Lum Sopet Beneng or Sopet Beneng Peak to pay homage to the Creator annually, that is during the month of February. The inhabitant. Meghalaya is inhabited predominantly by 2 major ethnic ancient races. The race belonging to the Mon-Khmer Proto-Australoid stock includes the Khasi Jaintias Boy Waralingam, and the race belonging to the Tibeto-Burman stock, including the Achiks, who inhabited Garo Hills. Identity is very important as it showcases the state or the country you belong through language and dresses. Language is an identity of every state and countries to be respected and not neglected. Language also poses a great barrier where inability at communication often leads to frustration and misunderstanding. Sadly, there's a large-scale erosion posing threats to erode mother tongue. Language will surely dwindle without the width and breathing. Hence, preservation of our mother tongue has become the need of the hour and a necessity to safeguard the society. As the saying goes, if language lives, the society will survive. Language is the most important issue and topic. Believed that the Khasis and Jaintias were the remnants of the first Mongolian that came to India, hence the Mongoloid feature of the tribal. The Khasi language is also believed to be
one of the very few surviving dialects of the Mon Khmer family of languages. The Garo language belongs to the Tibeto-Burman family of languages. Other language of the state is English, while Khasi and Garo were recognized as associate language by the government on 19 October 2005. The Khasi, Jaintia, Bhoi, Wa, Lingaman, and the other two tribes come under the umbrella of Khasi language. We must love and respect our own languages by speaking and writing. But that does not mean that we are being prohibited from learning other languages like Hindi, English, or any other foreign languages. There were innumerable dialects spoken largely by different communities in various locales, but the written language is strictly Khasi, with the exception of Garo language. Dresses was another main identity. Wearing our own tribal dress shows that we respect our origin, though the way of dressing or wearing differs slightly among the tribal. Traditional attires worn by the tribal were simply awesome, showcasing the richness of the entire attires, especially during the festive seasons. Usually, casual dresses were worn on the other days. People are agog to see our traditional dress, which is simple and unique, covering the entire parts of the body, decently called Jansam, Dhara, Muka, and Kakhor, and was mainly used in dancing attire or when there is a big function or festivals. I think that the three of us, we represent the dresses in a very decent way, from head to foot it covered. This is our traditional dress. No parts of anatomy was shown to anybody. It covered right from head to foot, so it is very decent dress for us. Indigenous tribal men wore headgear called Kajanspong, differs from casual and traditional. On festivity days and functions, the headgear was worn with Kadhara or Kakhor, called with respect Kaspong Dhara and Kaspong Khor. Religion. Meghalaya comprises of many religions, with Christianity emerging dominant. The follower of traditional indigenous religion also had a large number, known as Nyam Khasi and Nyam Tri, Penar Jaintia, custodians in preservations and promotions of the rites, rituals, and ceremonies, while in Garo Hills they are known as Songsare. Tradition. Meghalaya is the only state in the entire northeast which embraced matrilineal, true lineage prevailing in the society, where the lineage was traced from the mother, spoke volume and intrigue many foreigners as well as domestic scholars to visit our state to learn and know about our fine and distinctive customs and traditions that differed from other societies. In the matrilineal society, strictly under the Khasi umbrella, the relationship is known as agnates and cognates. Cognates, Kikha, which is from the paternal side, refers widely to the paternal side, for example, as Kakmikha is the mother of a father, whereas Agnates Kikur refers to the clan from the side of the mother, tracing the origin from a common ancestress, and the lineal descent is from mother to daughter. Marriage is strictly exogamous, which means that marriage cannot take place within the agnates. If anyone violates, they will be ostracized. This was the practice from time immemorial. Father is always respected as the head of the family, who looked after the welfare of his family, while as an uncle, he has the veto power over his sisters and her children.
especially during marriage and engagement. He is the main person empowered from the mother's side along with the father of the child who is getting married. Meghalaya is unique in family and clan unison, devoid of complexes and the much feared and dreaded dowry system. Although Meghalaya is a matrilineal society, but the customary law exercise is still vibrant among the ethnic tribes, though sometimes it differs here and there. Mannerism. It is very important in the household, as was orally taught by the forefathers, passing on generations after generations. The children were taught to respect the elders of both the agnates and cognates. It may be mentioned here that the mother of the children's father, known as Megha, she occupies the highest respectful place. When Megha passed away to heavenly abode, that is what we believed, and while preparing for cremation, the indigenous tribal pay rich tribute to the departed soul. It is customary that ceremonial burial with full rituals and a special song known as Kayam Megha, a sort of power where you are still performed, especially in the interior villages. Those who have converted into Christianity doesn't follow these rituals anymore. Festivals and dances are part and parcel of the rich culture of the region. Festive mood prevails throughout the year, rendered from traditional indigenous musical instruments. Meghalaya celebrates 4 major festivals in the state. They are Kashat Sukmansim, Shat Nongkrem of the Khasis, the Bedding Klem of the Jaintias, and the Wangala dance of the Garos. Many research scholars from abroad visited Meghalaya to know from grassroots level about our culture, festivals, and literature. Shat Sukmansim, it is a Thanksgiving dance celebrated for 3 days. The 3rd day is the biggest day. Dancers flock the ground, bejeweled maidens in traditional finery and silver-clad menfolk in colorful costumes, dances merrily to the beating of drums and accompaniment of flutes. Nongkrem dance, this is different. It is celebrated for 5 days. Solemn reverence and obeisance was paid to Ulay Shalong, the creator, Usuitnya Long Siem, the ancestral maternal uncles, and to the venerated progenitress, ancestress, Kapak Sentil of the ruling lineage for 3 consecutive nights. Exegesis is also made on the entrails of fowls and goats presented by each tribe or zilla of the Hima. On the 4th day, virgins and youths attired in traditional costumes dance in the courtyard of the Yengsat to the sanctification of Tangmuri as queen of musical instrument, form part of the rituals. On the last day, amid pin drop, silence of midnight, the Siem knelt down and offered prayer of thanksgiving to the Creator, the Omnipotent. Pak Sentil was ordained to progenerate the lineage of elected rulers, Siems or chief. On the formation of Shalong Hima Zilla, Hima Shalong was bifurcated into Kahima Khairim and Hima Milli. Pak Sentil is the name given to the maiden who was lured by a bunch of flowers out of the cave by a young shepherd from where she lived, known as Kramarai, a legendary cave situated at the foothill of the legendary Shalong Peak. Bedding Klum, it is celebrated for 4 days, featuring religious ceremonies, processions, and dancing in the rain and muddy ground. It is the most important festival of the Jaintia, which means to drive away the plague or pestilence with sticks. Men go round the town beating the roof with the indigenous house with bamboo poles, calling upon the plague or demon to leave the house. The climax of the celebration is the tussle, akin to tug of war for a large undress beam
by two groups of people. This festival is also an invocation to God, seeking His blessing for good harvest. Beautiful 3 or 4 story W of pyramidical topping shape were displayed at Aiknar Dancing Ground. As time changes, these W were replaced by some other sort of W, like the dolphin, dinosaur, bulls, archer, and many others. Dat Lawakor, it is an ancient game akin to soccer or football, but played with a wooden ball, was performed in the evening before sunset on the last day of the Bedingklum festival. Bedingklum is a festival with a difference, unique in its own way of spirited, religious dancing of the indigenous Penar. Wangala celebrates the autumn festivals, the autumn harvest held between November and December. It brings with propitiation ceremonies to the deity Pratigipa Rarongipa. It is followed by elaborate rituals and an impressive ceremony known as Rugala, which is followed by the ceremony of burning incense known as Sasatsu. Amidst burning incense, beating of drums, and chanting of people uttering incantation, followed by sprinkling of rice powder on the goods offered to the deity. After the ceremony is over, it is followed by merrymaking, dancing, and drinking of rice beer. Wangala, also known as the 100 Drums Festival, was performed in the evening after all the contingents had displayed their skills of dancing. The traditional dancers wear different costumes and fineries in the form of dresses, ornaments, and headgears, which are bright and colorful. Another indigenous dance, where the tribal of Kabri Unyautrep Nyawasa, why I said Nyawasa, it is together, this is performed by the Khasi and the Nyamtri. The Jaintia people we call Nyawasa, while in Khasi they call Nyautrep Nyuskun. It came together to perform and showcase the dances like from the Saint Right Nyamtri, Jaintia community, and the Sanghasi Khasi community under the banner of Sanghilang, which is an annual festival performed in every different areas of Meghalaya except in Garo Hills. It is a crowd puller and most popular dance where all the indigenous flocked to the dancing ground in their traditional attires and fineries. Other ceremonial dances worth mentioning are Kashat Leniam Yodu, Shatwo Leishalong, Shatwo Meika, Shat Sajer, Shat Lanyu, Shat Rongkla, Shat Rongsenriang, Shat Kenyakopati, to name a few of them. There are innumerable merriment dances too, like Kashat Le Shaukurim, Shat Rongkusi, Shat Miet, Shat Sukmunsiam, and many others performed in the respective interior region of Meghalaya, with the exception in Garo Hills. Traditional musical instruments of the Meghalayans, music plays a vital and significant role during festivities and traditional dances. These traditional instruments of the Khasi, Jaintia, and Garo people are very important. Skilled and professional musicians rendered foot-tapping music in accordance with the beat of the drum and the sounds of trumpet. The inhabitants of the land of Sebenhot mainly used the following traditional musical instrument. Tangmuri, it is a windpipe instrument made out of bamboo. It has 7 small holes, and in English it is known as clarinet. Tangmuri is popularly known as the queen of music. Tanglot, it is similar like a bisli, but it is shorter in length, but it is also known as donglot. Ming. This is a very small mouth organ made from pieces of bamboo.
Only skilled musician can make music by playing this meal. Duitara. It is a string instrument resembling a guitar. It is generally played by plucking the strings. Maranthing. It is a 4-string musical instrument generally played by watchmen who watch the paddy fields at night from a tree house. This was practiced in the days of yore so that they will not fall asleep. Bisli, this is a bamboo flute or windpipe instrument which consists of 7 holes. This bisli was commonly used by the shepherds as a means of entertaining themselves or to while away their time while attending to their flocks in the hills or meadows. Maring ot, this is also a 4-string instrument which resembles a violin known in Khasi as kabela. Sharati, it is a windpipe instrument or a flute commonly used during the death ceremonies of those who haven't converted themselves but still remains unindigenous in their own origin. Shawyang, this is also a kind of flute or windpipe instrument just like bisli and sharati, which is commonly used during death ceremonies of those faithful who still remain as indigenous tribals. Xing Shinrang, also known as Sing Thar, it is of medium size. The drum was beaten by a small stick on the right side of the drum and by the naked hand on the left side of the drum. Xing Kantei, this drum is also of medium size. One side of the drum has a circle made from wax. It is a portion where the drummer beat the drums. Xing Nalai, it is a long drum resembling the shape of a cone. Xing Padia, it is a drum in small size and was beaten by a small stick. Xing Dimpong, commonly known as Dingpong, because of its light thistle weight. This musical instrument was made out of a cork or from a flat thistle bamboo. Hence, it is light in weight, and this little square drum can also be carried in hand. Nakra, commonly known as kabom. It is big in size and could be used in different occasions too. For example, not so long ago, this nakra was used in picnic, where children and grown-up used to beat this drum happily, where happy sound rends the air. Not only that, in the days of yore, they used to beat this nakra when somebody expired by walking round in a group throughout the locality to shout and inform the people who lived in that locality about the death and the date of funeral or cremation to take place. Shalamen, they are cymbals consisting of 2 small brass plates. Loud sounds could be heard when played by clapping them against each other. This is mostly used in the festivities and dancing. Inhabitants of Garo Hills mainly use the following musical instrument. Dama. It is a long drum made from the trunks of gambare tree. The end of the drum is slightly covered with cowhide, fastened with stout leather tongs from end to the other end of the drum. One end of this long drum is narrower than the other end. It created a pleasant, booming, reverberating sounds when beaten. Dimchang, this musical instrument was made from bamboo and has a kind of flat shape. Olongma, this is also another kind of bamboo flute. Nearly come to an end. Adil, this is a kind of trumpet made from the long buffalo horn about 2 feet in length. It was fixed with a cylindrical bamboo and created long, deep sound when the musician blew it through the bamboo tube. Chigrim, this is an interesting native musical instrument made from the stump of bamboo and fitted with strings. Kakwa, they are like cymbals consisting of 2 brass plates. They are also known as chengchok. They make loud noise when they were clapped together. The indigenous games played in Meghalaya, except Garo Hills, naming a few of them only. Khalai White is fencing, Ngam diving,
marathon running, that lower core soccer played with wooden ball performed, especially during wedding club in Juai, Jaintia Hills. Before performing this game, the Dolai or the chief of Juai Ilaka used to offer prayer. Kakwaido, angling, Tiet Randos, cricket, Mau Kenting, played with small stones like pebbles and accounting points. Yale Point, playing with a small ball by throwing on a piling stones placed on top of one another. Thus, Meghalaya vibrates rich cultural history and diversity with intricacies is truly majestic. Scholars from across the globe who thirst for knowledge visited our state, who offers wider scope for research work in different fields. So thank you very much.